तो इस कहानी के शुरुआत में पहले हम याबा को देखते हैं, जो कि अपने डैड के साथ जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके डैड उसे काफी बड़े गुरिल्ले को मारने का ऑर्डर देते हैं, यानी कि ये भी उसकी प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है। और फिर याबा इस गुरिल्ले के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और ये गुरिल्ला उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त कागीटोरा और सोनोसुके की हेल्प से याइबा इस गुरिल्ले को काफी आराम से हरा देता है। और अब इसे हराने के बाद याइबा काफी सेलिब्रेट करता है और इसे ये बात समझ आ जाती है कि इस जंगल में वही सर्वाइव कर सकता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और हाँ, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम याबा के डैड को भी जान लेते हैं, जिनका नाम है केंजुरो, और ये इंसान भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन तभी अचानक से इन सभी के बैंड बजाने के लिए यहाँ पर गुरिल्ला के और भी साथी आ जाते हैं, जिनको देखकर ये सारे भागना शुरू कर देते हैं, यानी कि इन सभी की फट रही होती है। और अब ये तीनों जाकर एक केले के बॉक्स में छुप जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि वो इन सारे गुरिल्ला से बच चुके हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और यहीं से हमारी कहानी एक काफी लंबा ट्विस्ट लेने वाली है। और तभी यहाँ पर एक बंदा आकर इन तीनों को सील पैक कर देता है और ये सारे जापान के लिए निकल जाते हैं। और फिर हमें जापान के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की, जिसका नाम है साइका, वो अपने डैड से मिलने के लिए आई होती है और इसके डैड का नाम है राइजो। यहाँ पर साइका अपने डैड को इस बात की बधाई दे रही होती है क्योंकि उन्होंने एशिया कैंडो चैंपियनशिप को जीता है, लेकिन उसके डैड इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो ये सोचते हैं, मैंने इस बात को ठान लिया है कि मुझे केंजुरो को कुछ भी करके हराना है। और केंजुरो कोई और नहीं बल्कि याइबा के डैड हैं। और जब मैं उस इंसान केंजुरो को हरा दूंगा तभी मैं ये बात मानूंगा कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तभी उन्हें पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि एयरपोर्ट पे काफी हंगामा कर रहे होते हैं। लेकिन भाई याइबा इस सारे हंगामे से बाहर निकलकर सीधा साइका के पास आ जाता है और जब उसे ये पता चलता है कि साइका एक लड़की है तो वो इसे अच्छी तरह से चेक करना कर देता है, क्योंकि जिस जंगल में वो रहा करता था वहां पर वो किसी भी लड़की से नहीं मिला। और तभी उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं। राइजो भी ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और वही सोचता है कि इस बार तो मैं केंजुरो को हरा दूंगा, आजा बच्चे। लेकिन केंजुरो इस बंदे को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और इन सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि ये सारे राइजो के घर के सामने खड़े हुए होते हैं और केंजुरो अपने बेटे से कहता है कि यहाँ से तुम यहीं पर रहने वाले हो, यही तुम्हारा नया घर है। लेकिन राइजो को ये बातें समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये लोग इसके साथ करना क्या चाहते हैं। और तभी याइबा इस घर के अंदर आ जाता है और वो आते ही कूदना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर साइका की एक छोटी सी ग्रैंड मदर आ जाती हैं, जो कि उसे पकड़ लेती हैं। अबे ओए, तू कौन है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी हमारे घर में। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि ये शरारती बच्चा केंजुरो का बेटा है तो वो इसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। तुम भी अपने बाप की तरह ही काफी शैतान हो, मैं तुम्हें सुधार दूंगी। और इस बूढ़ी अम्मा का नाम है फूजी। और तभी केंजू उनसे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम याइबा को अपने पास रख लो। लेकिन इस बूढ़ी अम्मा का दिमाग काफी तेज चलता है और वो इन दोनों को लेकर डोजो में आ जाती हैं ताकि याइबा का टेस्ट लिया जा सके। और तभी केंजू यानी कि उसके डैड अपने बेटे से लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, मुझे मिल गया। सुनो बच्चे, अगर तुम इस अपोनेंट को हरा देते हो तो हम तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए मान जाएंगे। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो काफी स्ट्रांग बनना है। और अगले पल ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं और ये कंपटीशन काफी टफ चल रहा होता है, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी याइबा के दिमाग में कुछ खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है और वो अपनी जंगल वाली प्रैक्टिस को याद करता है और वो ये सोचता है कि मुझे इस सामने वाले अपोनेंट के अटैक को भांपना होगा, जिससे मैं इसे काफी आराम से हरा सकता हूँ। और तभी अचानक याइबा बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इस बंदे को छत से चिपका देता है और ये देखकर सभी की फट जाती है। लेकिन याइबा के डैड काफी खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने काफी अच्छा काम किया। और अब ये सारा कुछ देखकर साइका को भी काफी अजीब लग रहा होता है कि ये छोटा सा बच्चा इतना स्ट्रांग कैसे है। और जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि याइबा ने जंगल में रहकर बस एक ही चीज सीखी है कि उसे सबसे स्ट्रांग बनना है, तभी वो सरवाइव कर सकता है। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर याइबा के डैड उसे छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और यहाँ पर साइका याइबा से उसके टाइगर के बारे में पता कर रही होती है और याइबा ये बताता है कि इसका नाम है कागीटोरा और ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन असल में कहानी तो कुछ और ही होती है, क्योंकि जब याइबा मछली पकड़ रहा होता है तब ये टाइगर उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन याइबा उसे गलती से पानी में गिरा देता है, जिससे सारी की सारी मछलियां बाहर आ जाती हैं और याइबा को ऐसा लगता है कि इस टाइगर ने मछलियां पकड़ने में उसकी हेल्प की है और तभी से ये दोनों एक काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी में कुछ लोचा है, क्योंकि वो टाइगर याइबा की हेल्प करने नहीं बल्कि उल्टा उसे खाने के लिए आया था। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याइबा साइका के साथ स्कूल जा रहा होता है। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान होता है कि आखिरकार ये स्कूल क्या होता है, क्योंकि ये इंसान हमेशा से ही जंगल में रहा है तो इसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता।
और ये सुनने के बाद साइका इसे परेशान करना शुरू कर देती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर पाए जाते हैं, लेकिन उसका ये दांव उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि याइबा ये सारी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार हूँ, जल्दी मुझे स्कूल लेकर चलो। और ऐसे ही आगे चलते चलते साइका की फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाती हैं और जैसे ही याइबा उन्हें देखता है तो वो उन सभी को चेक करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसकी आदत है। और अब ये दोनों डोजो में आ जाते हैं और साइका उसे कहती है कि तुम यहीं बाहर रुको, मैं बस चेंज करके आई। लेकिन ये ठरकी बच्चा वहां भी पहुंच जाता है और साइका को काफी गौर से देख रहा होता है, क्योंकि उसके गार्ड ने भी उसे यही सिखाया है कि लड़कियों को ये सारा कुछ पसंद होता है। लेकिन ये सारा कुछ देखकर साइका को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देती है। और अगले पल याइबा की टक्कर इस डोजो में एक बंदे के साथ होती है, जिसको देखकर याइबा ये तो समझ जाता है कि ये इंसान सच में काफी स्ट्रांग है। और तभी साइका यहाँ पर आ जाती है और वो ये बताती है कि तुम ये किससे भिड़ रहे हो, क्या तुम इस बारे में जानते हो कि ये इंसान नेशनल चैंपियन है और इसका नाम है टाकेशी। और वो याइबा को मना कर रही होती है कि तुम इससे पंगे मत लो, लेकिन याइबा उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और लड़ने के लिए भी एकदम तैयार है। और अगले पल याइबा इस बंदे को चैलेंज करके इसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन टाकेशी बड़ी आराम से उसकी स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है। और ये देखकर याइबा काफी हैरान हो जाता है और साथ ही में वो इस बंदे को अपना राइवल मान लेता है। और फिर हमें टाकेशी की लाइफ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ को काफी आराम से स्पेंड करता है और अपने सारे काम करते करते वो अपनी बहन को ये प्रॉमिस भी करता है कि इस बार भी वो दोबारा से जीतने वाला है। बात की कसम खाता हूँ कि मैं इस बार हारने वाला नहीं हूँ। और अगले दिन हम दोबारा से याइबा को देखते हैं, जो कि साइका के साथ स्कूल आ जाता है और साइका उसे मना कर रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, पकड़ना है तो पकड़ो मुझे। लेकिन तभी अचानक से उसकी टक्कर टाकेशी के साथ हो जाती है और वो उसे देखकर उसके नाम को सोच रहा होता है। अरे यार, इस बंदे का नाम क्या था, पटे सटेशी पटाशी वैसे मेरा नाम है टाकेशी। और याइबा उससे कहता है, क्या तुम मुझसे दोबारा से लड़ना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। अरे बच्चे, तुम्हें अभी ट्रेनिंग करने की काफी जरूरत है, तो जाओ पहले ट्रेनिंग करके आओ। ये सुनते ही याइबा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टाकेशी उसे एक एक झटका मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी साइका उसे ये बताती है कि टाकेशी इस वक्त अपने टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा है, तो तुम उसे अकेला छोड़ दो, वरना वो तुम्हारी चटनी बना देगा। अरे यार, मैं इसे कैसे बताऊं कि मैंने ये मन बना लिया है कि मुझे टाकेशी के साथ फाइट करनी है। और फिर हमें दोबारा से डोजो का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साइका याइबा को ढूंढ रही होती है और इस तरफ हम ये देखते हैं कि याइबा ने टाकेशी के सारे इक्विपमेंट्स को गायब कर दिया होता है। अरे यार, मेरा का सारा सामान कहाँ पर है? और वो गुस्से में आकर अपने सारे इक्विपमेंट्स को पूरे स्कूल में ढूंढना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि याइबा ने उसके सारे इक्विपमेंट्स को पूरे स्कूल में फैला दिया है और उनके साथ में काफी खतरनाक जाल भी बिछाए होते हैं। और शुरू में टाकेशी को ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे ट्रैप्स बड़े आराम से वो पार कर सकता है, लेकिन आगे जाते जाते ये सारे ट्रैप्स काफी जानलेवा हो जाते हैं, जिससे टाकेशी भी इंजर्ड होना शुरू हो जाता है। और अब इतनी सारी दिक्कतें उठाने के बाद टाकेशी फाइनली याइबा को ढूंढ लेता है और याइबा के पास उसका फेस गार्ड होता है, जिसके बदले में याइबा उससे कहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। लेकिन टाकेशी इसके लिए मना कर देता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। अच्छा तो लो फिर। और वो इसके फेस गार्ड को नीचे फेंक देता है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि टाकेशी इस मास्क को पकड़कर बड़ी आराम से नीचे लैंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए एक ट्रैप पहले से ही बिछा होता है और वो सीधा गड्ढे में गिर जाता है। अरे वो टकली अंकल, क्या अब आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? अब तो हाँ बोल दो। मैंने तुमसे मना कर दिया है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। अच्छा तो ये लो। और फिर हम अगले दिन दोबारा से टाकेशी को देखते हैं, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ ट्राई कर रहा होता है। लेकिन जब उसे याबा की याद आती है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। और इस तरफ याबा का एक और दोस्त, जिसका नाम है सोनूसुकी, वो भी उसे ढूंढते ढूंढते टोक्यो तक आ जाता है। और इस तरफ टाकेशी भी याइबा के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर याइबा नहीं मिलता। पर उसकी मुलाकात कागीटोरा से हो जाती है, जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन टाकेशी उसे बड़ी आराम से ठिकाने लगा देता है। और तभी अचानक से फूजी यहाँ पर आ जाती है और वो इसे बताती है, अरे वाह, तुम तो एक काफी अच्छी तलवारबाज हो, लेकिन तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए और तुम्हें तलवारबाजी के बारे में अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। और फूजी उसे ये बताती है कि याइबा उसे ढूंढते हुए उसके घर चला गया है। और ये सुनने के बाद टाकेशी फुल स्पीड में अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले साइका उसको रोक लेती है और ये कहती है कि याइबा अपने लिए काफी दिक्कतें खड़ी कर रहा है, तो तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा इस बात से अवेयर हो जाती है कि याइबा आखिर क्या चीज है, यानी कि इस बूढ़ी अम्मा को याइबा की ताकत का अंदाजा हो चुका है। और फिर हम याइबा को देखते हैं, जो कि टाकेशी के घर पहुंच चुका होता है, लेकिन यहाँ पर उसको उसका पुराना दोस्त वल्चर मिल जाता है और वो इसे देखकर काफी खुश होता है और खुश होकर दोबारा से अपने घर लौट जाता है। और तभी टाकेशी उसे आसमान में उड़ते हुए देख लेता है और जैसे ही वो घर जाकर देखता है तो उसके सारे के सारे कबूतरों का और कबूतर खाने का काफी बुरा हाल हो चुका होता है।
और ताकेशी को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके सारे के सारे कबूतर भी काफी सहमे हुए होते हैं। और इस तरफ याइबा भी कागीटोरा की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। और अब ये दोनों मार्केट में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट हो सकती है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और यहाँ पर एक पुलिस वाला इन दोनों को रोकने के लिए आता है, लेकिन वो भी बेचारा बीच में ही पिस जाता है। और याइबा उसे हराने के लिए अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ अपने हाथ और मुक्के भी चला रहा होता है। और ये सारा कुछ देखकर ताकेशी को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे ओए, तुम मेरे साथ चीटिंग क्यों कर रहे हो? मैं बस तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तो चलो मुझसे फाइट करो। और हम ये देखते हैं कि याइबा पूरी की पूरी मार्केट को तहस नहस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो काफी गुस्से में है और काफी मूड में भी। और अब ये दोनों लड़ते लड़ते एक बस के ऊपर आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स भी कर रहे होते हैं। और इन दोनों की फाइट को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि इन दोनों में से कोई भी हार मानना नहीं चाहता। और तभी याइबा एक ट्रक के ऊपर आ जाता है और यहाँ से काफी सारे प्लैंक्स ताकेशी के ऊपर फेंक रहा होता है। और ताकेशी भी इन्हें बड़ी आराम से बीच में से चीर देता है। और तभी अचानक हम याइबा को देखते हैं, जो कि ताकेशी के ब्लाइंड स्पॉट पर जाकर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन ताकेशी इसको रोक लेता है। और तभी याइबा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ताकेशी की टकले पर काट लेता है और साथ ही में उसके चेहरे पर भी स्वॉर्ड से अटैक करता है। और वो ऐसा करने के बाद काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक याइबा एक साइन बोर्ड से टकरा जाता है। और फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर साइका याइबा की मलहम पट्टी कर रही होती है, लेकिन वो भी अपनी जीत को लेकर काफी खुश होता है। और तभी यहाँ पर फूजी भी आ जाती है और वो ये कहती है, तुमने उसे हरा तो दिया है, लेकिन तुमने चीटिंग की है। और तभी याइबा ये डिसाइड करता है कि वो अगली बार ताकेशी को बिना चीटिंग के हराएगा। और साइका भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि याइबा अपने दोस्तों के साथ छत पर जा चुका है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। और तभी ये बूढ़ी अम्मा साइका को ये बताती है कि अगर ये छोटा बच्चा छत के ऊपर प्रैक्टिस करेगा तो ये किसी भी एंगल से अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर सकता है। और फिर हम याइबा को देखते हैं, जिसने अपने दोनों ही साथियों को बड़े आराम से हरा दिया होता है। और अब वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है ताकि वो एक सीरियस ट्रेनिंग कर सके। चलो, इस बच्चे को देखकर ऐसा तो लगता है कि इसके जैसा बेवकूफ भी कुछ सीख सकता है। और अब ये सारे खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन याइबा की आंखों में अभी पट्टी बंधी हुई होती है, यानी कि वो खाते वक्त भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और ये खाने का टेबल कम और लड़ाई कम मैदान ज्यादा बन जाता है। और अब साइका नहाने के लिए आ जाती है और वो याइबा के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन तभी अचानक ये ठरकी वहां भी टपक जाता है, लेकिन इसकी आंखों में अभी पट्टी बंधी हुई होती है, यानी कि लड़कियों के मामले में ये बंदा काफी चालाक है और शातिर भी। लेकिन अगले ही पल साइका इसे बाथरूम से बाहर फेंक देती है। और फिर अगले सीन में हम ताकेशी को देखते हैं, जिसका जीना हराम हो चुका होता है। और जब भी वो सोने का ट्राई करता है तो उसे बार बार याइबा ही नजर आता है, जो कि उसे काफी परेशान कर रहा है। और इन सारी बातों से गुस्सा होने के बाद ताकेशी रात में ही ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आ जाता है। और वो इस बात को सोचकर काफी परेशान होता है कि मैं आज तक एक भी मैच नहीं हारा और इस छोटे से बच्चे ने मुझे हरा दिया, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। वो अपने आप को समझता क्या है। और तभी अचानक उसे याइबा की आवाज आती है और वो अपनी स्वॉर्ड से एक ही स्ट्राइक करके इस सामने वाले पत्थर को चकनाचूर कर देता है। और तभी ताकेशी ये नोटिस करता है कि जिस पत्थर को उसने तोड़ा है उसके नीचे एक छोटा सा रास्ता है। और जब वो इसके अंदर जाता है तो उसे वहां पर काफी सारी मूर्तियां दिखती हैं और साथ ही में यहाँ पर जापान की एक विंड गॉड की भी मूर्ति होती है, जिनका नाम है फुजिन। और तभी अचानक ताकेशी यहाँ पर एक स्वॉर्ड को नोटिस करता है और जब वो इसे उठाने वाला होता है तो तभी अचानक से यहाँ पर एक आवाज आती है कि ये तलवार यहाँ पर तुम्हारे पूर्वजों ने रखी हुई है, जो कि विंड गॉड की स्वॉर्ड है। अगर तुमने इसे हासिल कर लिया तो तुम इस दुनिया के सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बन जाओगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद ताकेशी इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके मन में यही ख्याल होता है कि उसे याइबा को हराना है। और अगले पर हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी एक डीमन फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ताकेशी की ऐसी हालत देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि इस इंसान की पावर्स पहले से काफी गुना बढ़ चुकी हैं और ये दिखने में पहले से भी काफी ज्यादा ईविल लग रहा है। और फिर हम ताकेशी को देखते हैं, जो कि इस तहखाने से बाहर आ जाता है और साथ में उसके पास विंड गॉड वाली स्वॉर्ड भी होती है। और वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी इस नई ताकत के साथ याइमा को हरा कर रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और फिर हमें विंड स्वॉर्ड की तरह ही एक और स्वॉर्ड को भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर बिजली की ताकत है। और जब इस स्वॉर्ड के ऊपर बिजलियां गिरती हैं तो पास में खड़े हुए अंकल ये समझ जाते हैं कि शायद से डीमन आजाद हो चुका है। और फिर हम दोबारा से याइबा को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस बार वो बिना उन्हें देखे उनके सारे के सारे अटैक्स को रोक रहा होता है, यानी कि उसने अभी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई होती है। और अब ये सारा कुछ देखने के बाद फूजी को इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद से इस बच्चे में कैकाई की पावर को अवेकन कर लिया है। और अब इन सारी बातों को क्लियर करते हुए फूजी ये बताती है कि इस पावर का इस्तेमाल करने के बाद एक इंसान अपने आसपास एक फाइनाइट जोन बना सकता है, जिससे वो अपने दुश्मन के किसी भी अटैक को पहले ही भांप सकता है। यानी कि याइबा भी प्रैक्टिस करते हुए इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तो चलो इसी चीज को आजमाते हैं। और ये बोलने के बाद फूजी याइबा के ऊपर एक जोरदार पत्थर फेंक कर मारती है, लेकिन याइबा इसे बिना देखे ही डॉज कर लेता है और वो काफी खुश भी हो रहा होता है। लेकिन अगले पल ये पत्थर दोबारा से याइबा के सर के ऊपर ही आकर लगता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि याइबा को अभी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि याइबा और साइका स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे याइबा को घेर के खड़े हो जाते हैं और वो उसे मॉडल्स की फोटो दिखा रहे होते हैं।
और याइबा भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है और वो फ्लो में ये भी बता देता है कि कल मैं साइका के साथ नहाया था। ये सुनते ही साइका काफी गुस्सा हो जाती है और वो याइबा को मारने के लिए आगे जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक याइबा उससे बच जाता है और अब ये सारे विंडो पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके सामने ताकेशी खड़ा हुआ होता है। लेकिन ये सारे ताकेशी को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दिखने में एक काफी खतरनाक डीमन लग रहा होता है। याइबा इसको देखकर ये सोचता है कि आखिरकार ये चपड़गंजू कौन है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरा नाम है ताकेशी और मैं यहाँ पर तुम्हें लड़ने का चैलेंज देने के आया हूँ। और ये सुनते ही याइबा काफी एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही में वो फाइट में भी कूद जाता है। लेकिन तभी ताकेशी अपनी असली स्वॉर्ड निकालकर याइबा की स्वॉर्ड को काट देता है और उसके फेस पर भी एक कट लगा देता है। और इस स्वॉर्ड को देखकर याइबा की भी फटनी शुरू हो जाती है क्योंकि ये एक असली स्वॉर्ड है। और सारे के सारे बच्चे ये देखकर काफी पैनिक हो रहे होते हैं और याइबा के हाथ में लोहे की रॉड लग जाती है, लेकिन इससे भी वो ताकेशी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता और ताकेशी उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड भी कर देता है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि याइबा अपनी नई टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा होता है। मैं तुम्हें जोन से मार दूंगा और मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे हाथों को भी काटने के लिए एकदम तैयार हूँ। और तभी अचानक से ताकेशी याइबा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन याइबा भी अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करके ताकेशी के सारे अटैक्स को बड़ी आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। और अब इन दोनों के बीच में एक काफी इंटेंस फाइट होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर याइबा ताकेशी के फेस पर कट लगाने में सक्सेसफुल हो जाता है और वो ताकेशी को पीछे भी धकेल देता है। हाँ भाई छपरी अंकल, आ रहा है ना मजा लड़ने में? अबे रुक जाओ बेटा, अभी तो मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया ही कहाँ है। और तभी वो अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके याइबा को काफी दूर फेंक कर मारता है और इससे याइबा की हालत भी काफी खराब हो जाती है। ये अंकल तो सच में काफी स्ट्रांग है। ताकेशी का अगला अटैक होते ही याइबा उसे रोकने की काफी ट्राई करता है, लेकिन उसकी लोहे की पाइप भी बैंड हो जाती है और साथ में याइबा को भी काफी चोटें आती हैं। और अब ताकेशी उसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन साइका उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन ये अपनी विंड पावर से साइका के ऊपर ही अटैक कर देता है। और ये देखकर ताकेशी काफी गुस्से में आ जाता है और वो याइबा के ऊपर दोबारा से काफी खतरनाक अटैक करता है और इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को 2 हिस्सों में बांट देता है। लेकिन याइबा का वल्चर उसे आकर बचा लेता है। तुम यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें हारने का काफी दुख होगा। और फिर हम याइबा को देखते हैं जो कि अपनी हार को लेकर काफी उदास होता है और साथ में रो भी रहा होता है। और तभी उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये बताते हैं कि ये सारा कुछ उस स्वॉर्ड की वजह से हो रहा है जो कि ताकेशी के पास है। वो एक विंड गॉड की स्वॉर्ड है और वो ये कहते हैं कि इस डीमन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है थंडर गॉड की स्वॉर्ड। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि उस स्वॉर्ड तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वहां पर एक बूढ़े अंकल उस स्वॉर्ड की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन याइबा काफी गुस्से में कहता है कि मैं ताकेशी को हराने के लिए उस स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम उस स्वॉर्ड को हासिल कर भी लेते हो तो उसे चलाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें काफी सालों तक प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन याइबा अपनी जिद नहीं छोड़ता और उसके डैड उसे बताते हैं कि अगर तुम वो स्वॉर्ड हासिल करना चाहते हो तो वो स्वॉर्ड तुम्हें माउंट टैंगो के ऊपर मिलने वाली है। तो बस फिर क्या था, याइबा साइका को किडनैप करके माउंट टैंगो पर पहुंच जाता है, जहां पर ये सारे बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। और इस खाने का इंतजाम याइबा नहीं किया होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और ये वही है जिसका नाम है मियामोटो। और वो इन सभी का ध्यान भटकाकर इन सभी के खाने को यहाँ से चुरा लेता है और याइबा काफी गुस्से में आकर इस बूढ़े अंकल को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन साइका इस बात को समझ जाती है कि ये इंसान वही है, यानी कि मियामोटो। और फिर अगले सीन में ये उन सभी को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहां पर याइबा इस बूढ़े अंकल से उस शॉट के बारे में पता करता है और वो ये बताते हैं कि उस शॉट को पाने की काफी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन जो भी उस शॉट को लेने गया वो आज तक लौटकर वापस नहीं आया, यानी कि उसका काम 25 हो गया। मियामोटो ये भी बताते हैं कि उस शॉट को सिर्फ एक ही इंसान हासिल कर सकता है, जिसका इंतजार मैं पिछले 400 सालों से करता आ रहा हूँ। लेकिन इस बुढ़े की सारी बातों को सुनने के बाद याइबा को ऐसा लगता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मियामोटो है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान मैं हूँ? अरे यार, मुझे देखो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और जब ये दोनों बहस कर रहे होते हैं तो साइका आगे जाकर उस स्वॉर्ड को ढूंढ लेती है, लेकिन जैसे ही वो इस स्वॉर्ड को टच करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर एक काफी तेज बिजली आकर गिरती है और अगले पल साइका की हालत कुछ ऐसी होती है। और मिया उन सभी को बताता है अगर कोई भी इंसान जो कि स्वॉर्ड को पसंद नहीं है और वो इसे हाथ लगाता है तो वो भुना हुआ कबाब बन जाता है। लेकिन याइबा इस स्वॉर्ड को बड़ी आराम से बाहर निकाल लेता है। ये तुमने कैसे किया? मैं तो खुद भी इस स्वॉर्ड को कभी बाहर निकाल नहीं पाया। और इस बुढ़े को इस बात की परेशानी नहीं होती कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड बाहर निकल चुकी है। वो तो इस बात को सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है कि इस लेजेंडरी स्वॉर्ड का मालिक ये छोटा सा बच्चा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया पर डीमंस अपना कब्जा कर लेंगे। और इस तरफ याइबा इस बात को सोचकर काफी खुश हो रहा होता है कि वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है। अरे वाह, मैं एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन हूँ, सबकी छुड़ा दूंगा मैं। अरे यार, मैं इस बच्ची को क्या सिखाऊं, ये तो दिखने में ही एक नंबर का छपरी और नल्ला है। और फिर हम याइबा को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड की पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और मियामोटो ये बताते हैं कि तुम्हें स्वॉर्ड की पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए पहले इसके थंडर गॉड को अवेकन करना होगा। तो चलो मैं तुम्हें लड़ने का चैलेंज देता हूँ।
और अगले पल हम ये देखते हैं कि याइबा के अंदर बिजली की ताकतें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये गॉड याइबा के ऊपर हावी हो जाता है और उसे एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद याइबा अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन मियामोटो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए याइबा के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिससे याइबा बेहोश हो जाता है। टाकेशी को भी इस बात की भनक लग जाती है कि शायद से उस स्वॉर्ड को निकाल लिया गया है और मुझे भी उस स्वॉर्ड को हासिल करना है। और अब कहानी दोबारा से मियामोटो और बाकी सभी के ऊपर जाती है, जहां पर साइका मियामोटो से ये पता कर रही होती है क्या सच में टाकेशी उस स्वॉर्ड की वजह से एक डीमन बना है। और मियामोटो उन्हें ये बताता है कि तुम इन स्वॉर्ड्स के बारे में नहीं जानते, ये इंसानों के अंदर के डीमंस को बाहर लाती हैं और इनके ऊपर काबू करने के लिए तुम्हें इनके अंदर की स्पिरिट्स को हराकर उनके ऊपर अपना कब्जा करना होता है। और अब याइबा इस बात को डिसाइड कर लेता है कि मैं इस स्वॉर्ड के ऊपर अपना कंट्रोल करके रहूंगा, क्योंकि मुझे टाकेशी को हराना है। और फिर हम टाकेशी को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ कुछ मंत्रों का जाप कर रहा होता है और वो अपनी विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर 8 ऑक्स को जिंदा कर देता है और उन सभी को ये ऑर्डर देता है कि तुम सारे जाकर उस थंडर स्वॉर्ड को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन ये सारे यहाँ से जाने से मना कर रहे होते हैं। तो टाकेशी ने कुछ डीमंस देता है जो कि इनके साथ जाएंगे उस तलवार को हासिल करने के लिए। लेकिन वहां पर जाने से पहले टाकेशी इन सभी से कहता है कि अगर तुम सबने उस तलवार को मेरे लिए हासिल नहीं किया तो तुम सारे मारे जाओगे। और यहाँ पर हम याइबा को देखते हैं जो कि लोटस लीफ की हेल्प से पानी को पार करने की कोशिश करता है और ये करने का काम उसे मियामोटो ने दिया होता है, यानी कि इस बुढ़े ने। और वो ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहा होता है ताकि वो थंडर पार्ट की पावर को आसानी से संभाल पाए। पर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी याइबा बार बार इस पानी के अंदर गिर रहा होता है और वो इस बुढ़े के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि इस पत्ते के ऊपर खड़ा होना इतना भी आसान नहीं है। बच्चे, हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक पंख की तरह हल्की होती है और ये हवा के साथ मूव करती है और तुम्हें इन सारे पत्तों के ऊपर खड़ा नहीं होना है, तुम्हें बस इनके ऊपर कदम रखकर इन्हें क्रॉस करना है। और ये बोलने के बाद मियामोटो से प्रैक्टिकली करके दिखाता है और याइबा भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। और अब याइबा दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और साइका चली जाती है खाना बनाने के लिए। और इस तरफ जापान के पार्लियामेंट में बजट को लेकर फाइट चल रही होती है। लेकिन तभी अचानक से टाकेशी यहाँ पर आ जाता है और ये सारे उसके ऊपर गोलियों से ताबड़तोड़ अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन टाकेशी को इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों को डराना शुरू कर देता है। तुम सारे यहाँ से चले जाओ और आज से मैं इस देश पर राज करने वाला हूँ। और यहाँ पर याइबा प्रैक्टिस करते करते काफी थक जाता है और इसको ऐसा देखकर मियामोटो को एक बंदे की याद आ जाती है जिसका नाम था कजीरो। और वो इंसान काफी खतरनाक तलवारबाज था, लेकिन उसकी एक काफी बुरी आदत थी कि वो किसी के भी सामने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया करता था। और मियामोटो ये भी कहता है कि उस इंसान ने हमेशा ही अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा किया और यही उसकी हारने का कारण बना। और ये बोलने के बाद वो याइबा को थंडर गॉड की स्वॉर्ड दे देते हैं, क्योंकि बिना स्वॉर्ड के याइबा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही उसे ये स्वॉर्ड मिलती है तो वो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें 2 सस्पिशियस लोगों को दिखाया जाता है जो कि साइका के पास आकर उसे थंडर स्वॉर्ड के बारे में पता कर रहे होते हैं। और इन दोनों को देखकर साइका को ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मियामोटो के साथ में है और वो ये बता देती है कि वो स्वॉर्ड अभी याइबा के पास है और याइबा उस स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर रहा है। और फिर हम दोबारा से याइबा को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और इसीलिए वो ट्रेनिंग में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और यहाँ पर साइका भी इन सभी को लेकर अंदर आ जाती है और अब ये लोग उसका बनाया हुआ खाना खा रहे होते हैं। पर इस लड़की को काफी जल्दी होती है और इसीलिए वो साइका से बार बार मियामोटो और उस स्वॉर्ड के बारे में पता कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से याइबा और मियामोटो भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिया इस लड़की को देखता है तो उसका ठरकीपन बाहर आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये लड़की उसकी एक फैन है और उसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से ये बंदा अपने टंग से याइबा के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। और अभी दोनों बाहर आ गए थे और वो ये बताते हैं कि हम दोनों को यहाँ पर टाकेशी ने भेजा है और हम दोनों ही टाकेशी के 8 ऑक्स में से हैं। लेकिन जब ये दोनों अपने आप को इन सभी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं तो इन सभी की हंसी निकल जाती है, क्योंकि इन दोनों के नाम ही कुछ ऐसे होते हैं। इसका नाम है गेरोजेमियन और ये है जूलियस जुपोपोटमस। लेकिन अब भी इन दोनों के नामों को सुनकर याइबा की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही होती और ये देखकर जुपू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने सारे के सारे डीमंस को बुला लेता है। पर याइबा के लिए इन सारे डीमंस को मारना काफी आसान होता है और वो हंसते हंसते इन सारे डीमंस को मौत के घाट उतार रहा होता है। साइका भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। अरे बच्ची, ये भी एक तरह की टेक्निक है जहां पर आप अपने दुश्मन को गुस्सा दिलाते हो, वो भी हंस हंस कर, और जब भी आपको सही मौका मिलता है तो आप उन्हें आसानी से मार सकते हो। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जुपो और गैरो भी लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और ये देखकर मियामोटो को भी लड़ाई के अंदर कूदना पड़ता है और ये डीमंस काफी सारे होते हैं और यहाँ तक कि साइका के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन साइका बड़े आराम से इन डीमंस को धूल चटा देती है। और फिर हम गैरो को देखते हैं जिसने याइबा की वुडन स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है और वो उसकी थंडर गॉड वाली स्वॉर्ड को भी जीप से पकड़ लेता है। लेकिन तभी याइबा उसे अपने म्यान से बाहर निकाल लेता है
और जब याइबा इस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है तो हम ये देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर का डीमन याइबा के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। मियामोटो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार याइबा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो गुस्से में आकर मिया की ही ट्री हाउस को पूरी तरह से भून देता है। और अब याइबा पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है, जिसके बाद वो गैरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन मियामोटो उसको रोक लेते हैं। और अब मियामोटो और गेरो ने आपस में टीम अप कर लिया है ताकि वो याइबा को रोक सके, क्योंकि याइबा एक डीमन बन चुका है। और अब ये दोनों मिलकर याइबा के ऊपर अटैक्स करना शुरू करते हैं, लेकिन याइबा इनके अटैक्स को बड़ी आराम से रोक लेता है और वो उल्टा इनके ऊपर ही अटैक कर देता है। और अब मियामोटो काफी चालाकी से काम लेते हुए याइबा के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं और याइबा के स्वॉर्ड की ओर को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे स्वॉर्ड की पावर्स कम हो जाती है और याइबा भी दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और ये देखकर ये दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को पप्पिया शप्पिया कर रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि इन स्वॉर्ड की पावर्स उनके और में होती हैं। और जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो जोपो मौके का फायदा उठाकर इस और को हासिल कर लेता है। अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो एक काम करो, ये स्वॉर्ड हमारे हवाले कर दो, वरना हम इसे जान से मार देंगे। लेकिन गैरो इन सभी के ऊपर अटैक करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि मियामोटो ने उसकी जान बचाई है। और ये देखकर जोपो याइबा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है और वो ये बताता है कि जो लोग भी टाकेशी की बात को नहीं मानते वो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। और अब ये सुनकर याइबा की सनक जाती है और वो दोबारा से जोपो के नाम का मजाक बनाना शुरू कर देता है। अबे क्या अजीब सा नाम है ये, जोपो चोपो। और अब वो काफी गुस्से में आकर अपने डीमंस के साथ याइबा के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और याइबा भी उसे हराने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। और अगले पल हम ये देखते हैं कि याइबा उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर जोपो उसको भी रोक लेता है, जिसके बाद याइबा की स्वॉर्ड एक स्पिनिंग व्हील की तरह घूमना शुरू कर देती है और वो अपने सामने आने वाले सारे के सारे डीमंस को बड़े आराम से मार रहा होता है। और याइबा को ये काम करने में काफी मजा भी आता है, लेकिन वो इन डीमंस को काटने के साथ साथ जंगल के पेड़ों को भी काट रहा होता है। और ये देखकर जोपो काफी डर जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस स्वॉर्ड को लेकर ही यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना ये मुझे जान से मार देगा। याइबा देखता है कि जोपो यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है, तो वो पानी के ऊपर काफी तेजी से भागते हुए आता है और जोपो के ऊपर एक ही स्लैश मारकर उसे बीच में से चीर देता है और वो अचानक से एक व्हाइट स्नेक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। और अब रात में ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें गैरो को अपने साथ रखना है या फिर नहीं। और साथ ही में उन्हें ये भी पता चल चुका है कि टाकेशी ने जापान के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से गैंड्रियो आइलैंड पर ही जाना होगा, जहाँ पर मेरी स्वॉर्ड है। और वैसे वो स्वॉर्ड भी थंडर हबॉर्ड की तरह ही है और उस आइलैंड पर मैंने कोचीरो से फाइट भी की थी और मुझे अपनी स्वॉर्ड चाहिए। और मिया याइबा को ये सारी बातें इसीलिए बता रहा होता है ताकि याइबा इस बात को सुनकर थोड़ा बहुत सीख जाए कि थंडर स्वॉर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। याइबा आराम से लेटे हुए मिया से ये पता करता है, वैसे आपको क्या लगता है कि मैं उस स्वॉर्ड को हैंडल कर पाऊंगा? वैसे मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर है। और अब अगली सुबह ये सारे उसी आइलैंड के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हम एक मधुमक्खी जैसे रोबोट को देखते हैं जो कि इन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है। और फिर हमें जापान की पार्लियामेंट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर टाकेशी ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी भी उसे ये बात नहीं पता होती कि उसने जिन डीमंस को याइबा के स्वॉर्ड लेने के लिए भेजा है वो स्वॉर्ड को लेकर वापस आ भी रहे हैं या फिर नहीं। और उसके एक साथी ने इन सभी के ऊपर नजर रखने के अपने एक ड्रोन को भी भेजा होता है जो कि दिखने में एक रोबोटिक मधुमक्खी की तरह लग रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि याइबा और उसके साथियों को रोकने के लिए यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि है स्लग। टाकेशी को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि उसका एक साथी हार चुका है और उसके दूसरे साथी ने याइबा की टीम को ज्वाइन कर लिया है। मालिक, आप ये सारा कुछ सोचकर गुस्सा मत होइए, ये सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। और यहाँ पर ये सारे इस स्लग से लड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं और लड़ते लड़ते नमक के बीच में जाकर गिर जाते हैं और इस स्लग की बॉडी काफी स्लिपरी होती है, तो याइबा इसे सही ढंग से पकड़ नहीं पाता। और तभी इन सभी को एक आइडिया आता है और ये सारी के सारी नमक की बोरियां उठाकर इस स्लग के ऊपर फेंक देते हैं और याइबा अपनी स्वॉर्ड निकालकर इन सारी बोरियों को काट देता है। और जब ये सारा नमक इस स्लग के ऊपर गिरता है तो अचानक से उसका साइज जाता है और वो डर के मारे यहाँ से कल्टी मार लेता है। ये तुम देख रहे हो ना कि हमारे प्लान के साथ क्या हो रहा है? अरे मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक और प्लान है जिसके ऊपर 3 लोग काम कर रहे हैं। और अब इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद याइबा और उसकी पूरी टीम काफी थक जाती है और इनके पास पैसे भी नहीं होते, जिसकी वजह से ये खाना भी नहीं खा सकते। और तभी अचानक इन सभी के सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इन सभी को घेर लेते हैं और एक बंदा इनसे कहता है कि आप हमारे लकी कस्टमर हो और आपको सारा कुछ खाने के लिए मिलने वाला है, वो भी एकदम मुफ्त में।
और ये सारा का सारा प्लान टाकिशी का ही होता है, जिसके अंदर ये सारे फंस जाते हैं। और इस रेस्टोरेंट में आने के बाद याइबा नंगा खड़ा हुआ प्रैक्टिस कर रहा होता है और गैरो उसकी बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन वो अभी बैलेंस बनाने में नाकाम हो जाता है। लेकिन उसके मन में टाकिशी को हराने की आग होती है, तो वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता और दोबारा से प्रैक्टिस पर ही लग जाता है। और इस तरफ साइका ठंडे ठंडे पानी में आराम से नहा रही होती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। और यहाँ पर टाकिशी के लोग होते हैं जो कि इन सभी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये सारा काम याइबा कर रहा है और वो उसके एक बॉक्स फेंक कर मारती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और तभी अचानक से मियामोटो को एक आइडिया आता है और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों एक काम करो, इसके ऊपर चढ़ जाओ, देखते हैं कौन जीतता है। और जब याइबा इसके ऊपर चढ़कर ऊपर पहुंचता है तो दूसरी तरफ से ये सारे लोग उसके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन याइबा इस पानी के ऊपर आराम से स्विम कर रहा होता है और तभी वो पाइप के ऊपर पैर रख देते हैं और याइबा बेचारा नीचे गिर जाता है। और फिर हमें टाकिची के कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस बार इन सभी के ऊपर नजर रखने के लिए आए थे, और इसके अंदर है मैंटिस, स्टारफिश और ये ककम्बर, जो कि आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। हमें कुछ भी करके उस बच्चे से उस स्वॉर्ड को लेना होगा, लेकिन हम उससे लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। तो चलो एक काम करते हैं, हम उस स्वॉर्ड को चुपके से चुरा लेते हैं। फिर यहाँ का ओनर इन सभी के पास आ जाता है और वो ये बताता है कि हमारे यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट होने वाला है और जो भी उसे जीतेगा उसे मिलेगा हॉट स्प्रिंग। मियामोटो कहता है कि हम इस चीज के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि इससे एक इंसान की मेंटल हेल्थ का पता लगता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। तो चलो फिर मैं भी तैयार हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर याइबा और साइका इस इवेंट वाली जगह पर आ जाते हैं और ये जगह देखने में काफी हॉन्टेड लग रही होती है। और जब ये दोनों आगे जाते हैं तभी अचानक से इन दोनों के सामने स्टारफिश आ जाती है और इन दोनों को ऐसा लगता है कि सामने किसी छोटे बच्चे ने स्टारफिश की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। अरे सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया हूँ, तुम्हें बस आगे तक जाना है और अगर तुम वहां तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें मिलेगा हॉट स्प्रिंग, लेकिन तुम वहां पर इन खतरनाक चीजों को लेकर नहीं जा सकते। तो एक काम करो, ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। लेकिन याइबा बड़ी चालाकी से अपने पास रख लेता है। मुझे लगता है कि ये बच्चा मुझे वो स्वॉर्ड नहीं देगा। और अब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं और साथ ही में इन दोनों की काफी फट रही होती है। और फिर हम मेंटिस को देखते हैं जो कि पेस बदलकर यहाँ पर बैठा होता है और वो बूढ़ी अम्मा की आवाज में ये कहता है कि प्लीज बेटा मेरी हेल्प करो। और जब याइबा उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है तभी अचानक से ये मेंटिस याइबा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन याइबा अपनी स्वॉर्ड को बिना म्यान में से निकाले हुए इस मेंटिस का काम 25 कर देता है। और ये सारा कुछ मेंटिस के बाकी साथी भी देख रहे होते हैं, लेकिन साइका को कुछ भी नजर नहीं आता और उसको अंधेरी में ऐसा लगता है कि ये बूढ़ी औरत है और वो उससे माफी मांगकर यहाँ से निकल जाती है। और फिर ये दोनों ऐसे ही धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी साइका अचानक से किसी चीज के ऊपर पैर रख देती है और ये चीज कोई और नहीं बल्कि ककम्बर होता है और उससे उसका प्लान भी एकदम फेल हो जाता है। और अब ये दोनों एकदम एंड में पहुंच चुके होते हैं और सामने ये लिखा हुआ होता है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड को स्टोन के अंदर डालना है जिससे तुम्हें हॉट स्प्रिंग मिलेगा। और ये पढ़ने के बाद याइबा भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने स्टारफिश आ जाता है और वो कहता है अरे वाह, तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो और हम सारे टाकिची के साथ में है और जिस स्टोन के अंदर तुमने अपनी स्वॉर्ड को डाला है उस स्टोन के अंदर मैग्नेट्स है, तो इससे तुम्हारी स्वॉर्ड और ये सब मेरे बैग से नजर पे आ चुकी है। तुम जल्दी से मेरी स्वॉर्ड को उसके अंदर से निकालो, मैं तुम्हारे साथ बैग से नहीं कर सकती। उसके अंदर काफी सारा ग्लू भरा हुआ है तो तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल सकते। और अब मैंटिस और क्यूकम्बर भी स्टारफिश का साथ देने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और याइबा अपनी स्वॉर्ड को निकालने की काफी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये स्वॉर्ड बाहर नहीं आती। और तभी अचानक से ये स्टारफिश याइबा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन याइबा इस पूरे के पूरे पत्थर को ही उठाकर स्टारफिश के ऊपर देकर मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी चटनी बन जाती है। लेकिन अब ये दोनों भी स्टारफिश की हेल्प करने के लिए सामने आ जाते हैं और फिर हम याइबा को देखते हैं जिसने इस पत्थर के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है। ये तीनों याइबा के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक जमीन के अंदर से हॉट स्प्रिंग बाहर निकलता है और ये सारे उड़कर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। और जब इन सभी की आंख खुलती है तो वो ये नोटिस करते हैं कि याइबा और उसके साथी उनके सामने खड़े हुए हैं और उन लोगों ने इनका इलाज कर दिया है। पर इन सभी को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं आता कि इन लोगों ने हमारी हेल्प क्यों की। और तभी साइका ये बताती है कि गैरो ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया है कि तुम सारे अच्छे मॉन्स्टर्स हो, तुम सारे तो सच में काफी अच्छे हो। और तभी यहाँ पर गैरो भी आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम सारे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो चलो फिर सारे अपने होम टाउन चलते हैं। ये सारा कुछ देखकर ताकेशी काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने एक और साथी को बुलाता है जो काफी खतरनाक है और ये एक वैम्पायर है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि याइबा और उसके साथी एक न्यू सिटी में आ जाते हैं और यहाँ पर ये सारे आराम से खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर दोबारा से स्लग भी आ जाता है और इस बार उसने शेल भी पहना होता है। और जब याइबा उसके ऊपर नमक फेंक कर मारता है तो वो जल्दी से अपने शेल के अंदर घुस जाता है,
लेकिन तभी याइबा अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस शेल को भी काट देता है, जिससे ये स्लग दोबारा से बाहर आ जाता है और इसकी दोबारा से फटनी शुरू हो जाती है। मुझे इस बात पर काफी डाउट हो रहा है, क्या ये सच में ताकिशी के साथी हैं? अरे वाह, ये देखो मेरा न्यू अटैक, ये काफी ज्यादा कूल है ना, मैं इससे किसी को भी हरा सकता हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ताकेशी का एक और बंदा आ जाता है, और ये वही है जिस मिस्टर बैड। सुनो बच्चे, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ, और उससे पहले मुझे ये सॉर्ड दे दो। अबे ओए चिलबे, तेरा बाप छोड़ के गया था या फिर तेरी माँ? और ये सुनते ही इस बैट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उड़कर अचानक से ही याइबा के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और याइबा को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और इस बैट के पास उड़ने की ताकत है, तो ये इसका पूरा फायदा है। अबे ओए, तूने मेरे ऊपर उड़कर वार किया, तू एक नंबर का चीटर है। अरे हाँ बोलो बोलो, क्योंकि तुम तो उड़ नहीं सकते। और अगले पल हम ये देखते हैं कि याइबा अपने दोस्त वल्चर को यहाँ पर बुला लेता है। देखा, मैं भी उड़ सकता हूँ। और अब इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और याइबा अपनी न्यू टेक्निक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके दोस्त वल्चर के पर बीच में आ रहे होते हैं, जिससे वो इस टेक्निक को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और तभी अचानक उसे एक जोरदार लात पड़ती है और याइबा नीचे आकर गिरता है। और अब वो इसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक मियामोटो उसके सामने आ जाता है। और जब इस बैट को ये पता चलता है कि उसकी फाइट मिया के साथ होने वाली है, तो वो उसके पास जाकर उसे प्यार करना शुरू कर देता है। और वो ये कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम तो जापान के ग्रेट स्वॉर्ड्समैन हो। और ये सुनने के बाद मिया भी काफी ब्लश करना शुरू कर देता है। अरे यार बस भी करो। और इसी बात का फायदा उठाकर ये बैट मियामोटो को काट लेता है, जिससे वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है और सभी को काटना शुरू कर देता है। और कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग ज़ॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और अब बस चारों ही बचे हुए हैं, जिसमें है याइबा, साइका, वल्चर और ये टाइगर। और जब मियामोटो इन पर अटैक करने के लिए आगे आता है तो याइबा उसको रोक लेता है और वल्चर इन सभी को उड़ाकर यहाँ से ले जाता है। लेकिन जैसे ही ये पीछे देखते हैं तो ये बैट भी इनका पीछा कर रहा होता है और ये वल्चर इन दोनों को बचाने के लिए इन दोनों को ही नीचे गिरा देता है। और अब वो खुद इस बैट के साथ लड़ना शुरू कर देता है, पर कुछ देर के बाद वो भी एक ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों की फाइट होने से याइबा और साइका को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और याइबा साइका से कहता है, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे पास वो ऑर्ब है, प्लीज उसे मुझे दे दो ताकि मैं थंडर गॉड की पावर का इस्तेमाल करके सभी को बचा सकूं। लेकिन साइका इस बात को लेकर काफी चिंता में होती है कि अगर उसने ये ऑर्ब याइबा को दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि याइबा दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अरे यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास उसे हराने का कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे डीमंस याइबा और साइका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। याइबा उनसे लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन ये बैट याइबा को नीचे पटक कर मारता है और अब ये सारे डीमंस इन दोनों को खत्म ही करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से याइबा का टाइगर यहाँ पर आ जाता है, जो कि इन सभी को बचा लेता है। और अब ये सारे एक कासल में आकर छुप जाते हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि अब ये सारे सेफ हैं। लेकिन वो बैट यहाँ भी आ जाता है और इन सभी को ढूंढना शुरू कर देता है और अब वो उन्हें ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाता है जहाँ पर ये सारे छुपे हुए हैं। लेकिन ये सारे आर्मर्स के पीछे छुपे होते हैं और अब ये बैट उन दोनों ही आर्मर्स के ऊपर अटैक करके उन दोनों को ही काट देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर याइबा इस बैट के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और अब ये बैट गुस्से में आकर याइबा के ऊपर जोरदार अटैक्स करना शुरू कर देता है। याइबा उससे किसी तरह से बचता है और अब ये दोनों छत पर आ जाते हैं। अबे ओए, मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है? और यहाँ पर नीचे साइका इस स्वॉर्ड को उठाने की काफी कोशिशें कर रही होती है, पर ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी होती है। लेकिन अभी यहाँ पर टाइगर आ जाता है, जो कि इस स्वॉर्ड को उठाकर काफी तेजी से भागता है। और यहाँ पर इस बैट ने याइबा के पसीने निकलवा दिए होते हैं और याइबा उससे लड़ते लड़ते एक कमरे में आ जाता है, जहाँ पर ये टाइगर याइबा को उसकी स्वॉर्ड दे देता है। याइबा इससे पहले कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता, तभी ये बैट उसकी स्वॉर्ड में ऑर्ब को डाल देता है, पर ये ऑर्ब दूसरा होता है। इन दोनों के बीच में अब दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और याइबा भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो इसे मारते मारते याइबा की हालत काफी खराब कर देता है और वो इसके ऊपर आखिरी अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी रोशनी इस बैट के ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है, जो कि इस ऑर्ब से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जिससे इस बैट का मुंह जलना शुरू हो जाता है। और तभी याइबा अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी छत को उड़ा देता है। और जब ये सनलाइट याइबा की स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर लगा हुआ ऑर्ब अचानक से ही गायब हो जाता, जिसके बाद याइबा दोबारा से अपनी टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो एक ही झटके में इस बैट को भी बीच में से काट देता है और वो इस फाइट को जीत जाता है। और तभी साइका आकर उसे गले से लगा लेती है। लेकिन इस बार याइबा काफी सीरियस लग रहा होता है, क्योंकि इस फाइट के बाद वो ये बात जान चुका है कि ताकेशी को हराना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला।
और इस तरफ ताकेशी ने सभी लोगों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया होता है, जिससे धीरे धीरे करके काफी सारे लोग उसके सपोर्ट में आ रहे होते हैं। और ये सारा कुछ देखकर मियामोटो समझ जाता है हमें जल्दी से जल्दी गैंड्रियो आइलैंड जाना होगा, वरना काफी देर हो सकती है। और फिर हम दोबारा से याइबा को देखते हैं और वो इस बार काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि वो इस बात को जान चुका है कि ताकेशी के साथ फाइट करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और वो दोबारा से ट्रेनिंग करने में लग जाता है ताकि वो पहले से काफी स्ट्रांग बन सके और इस शॉट को चलाना भी सीख सके। और यहाँ पर जापान में एक काफी बड़ी शिप आकर खड़ी हो जाती है, जो कि है ताकेशी, तुम्हारा नया रूलर तुम्हारे सामने आ चुका है, तो सारे के सारे लोग मेरे सामने झुक जाओ। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लोग उसके सामने झुकने से मना कर रहे होते हैं और अब वो इन सभी को अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है, जिससे इन सभी लोगों की फटनी शुरू हो जाती है। तुम सभी को मेरे आगे झुकना होगा। और अब उसका चेला उसे ये बताता है कि सरदार, हमने जिस बैड को याइबा को मारने के लिए भेजा था वो भी मारा गया। और ये सुनने के बाद ताकेशी काफी शॉक जाता है और जब उसे ये पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग गैंड्रियो आइलैंड पर जा रहे हैं ताकि वो मियामोटो की शॉट को वहां से ला सकें, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं पहले ही कोई जीरो को जिंदा कर दूं, जिससे ये पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी। और फिर हम याइबा और बाकी सबको देखते हैं जो कि उसी आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं और मियामोटो भी जिस शॉट को हासिल करना चाहते हैं वो भी कोई जीरो की ही शॉट है। और वो ये बताते हैं कि ये शॉट काफी खास है, जो कि अपने होस्ट के हिसाब से अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकती है। और अब ये बुढ़ा आगे जाते हुए याइबा को अपनी जवानी के किस्से सुना रहा होता है और याइबा उससे पूछता है कि उस वक्त क्या हुआ था। वैसे मैंने उसे हराने के लिए एक तरकीब लगाई थी और मैं फाइट के मैदान में थोड़ी लेट पहुंचा, जिससे कोई जीरो को काफी गुस्सा आ गया और वो अपनी टेक्निक्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया। और फिर बस क्या होना था, मैंने उसे काफी आराम से हरा दिया। और ये देखो, इसके बारे में एक किताब भी लिखी हुई है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे पढ़ सकते हो। और ऐसी ही बातें करते करते ये सारे गैंड्रियो आइलैंड पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से ही ताकेशी का स्पाइडर होता है, जो कि पहले ही कोई जीरो की लाश को ढूंढ लेता है और उसकी स्वॉर्ड में कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल भी गली नहीं होती। और अब ये स्पाइडर उसे दोबारा से जिंदा करने के लिए अलग अलग चीजों को इसके बॉक्स के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिससे कोई जीरो की बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। और इसे देखकर ये स्पाइडर भी काफी खुश होता है। और अब वो इस बॉडी के अंदर सोल को डालने के लिए कोई जीरो की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और इसके अंदर से कोई जीरो की सोल को निकाल कर उसकी बॉडी में दोबारा से डाल देता है। अब इसे क्या हुआ, ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। अबे उठ, अबे उठ। लेकिन तभी अचानक से कोई जीरो की आंखें खुल जाती हैं और वो उसके ऊपर अपनी तलवार को तान देता है। तो तुम ही थे जो कि मुझे बार बार थप्पड़ मार रहे थे। अरे यार, मैं इसे क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये स्पाइडर उसे सारा कुछ बता देता है कि उसे यहाँ पर ताकेशी ने भेजा है ताकि वो कोइरो को दोबारा से 400 सालों के बाद जिंदा कर सके। और ये सुनने के बाद कोइजरो काफी शॉक्ड हो जाता है, जहाँ वो महज 400 सालों से मरा हुआ था। और तभी वो ये नोटिस करता है कि याइबा और इसके साथी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो वो सारी चीजों को दोबारा से नॉर्मल कर देता है और ये दोनों उनका वेट कर रहे होते हैं। और तभी कोइजिरो को यहाँ पर मियामोटो का होने का एहसास होता है और अब उसे सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती है कि मियामोटो और उसके बीच एक काफी खतरनाक फाइट हुई थी और वो ये समझ जाता है कि वो मारा गया था। अरे यार, मुझे क्यों मारा। और तभी यहाँ पर मियामोटो भी आ जाता है, जो कि आते ही कोइजिरो का मजाक बनाना शुरू कर देता है। लेकिन पहले वो उसकी तारीफ करता है कि तुम तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन हो। अरे हाँ, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन हूँ। और ये सारी बातें मियामोटो की मूर्ति के सामने कर रहा होता है, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानता कि कोइजिरो दोबारा से जिंदा हो चुका है। और कोइजिरो को ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इन सभी को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि कोइजिरो दोबारा से जिंदा कैसे हुआ। ओह, तो तुम सारे यहाँ पर आ ही गए, इसे मैंने जगाया है और मैं ताकेशी के साथ हूँ। जिसके बाद वो कोइजिरो से कहता है कि तुम इन सभी को जान से मार दो। तो चलो फिर, सबसे पहले मैं मियामोटो को चैलेंज करता हूँ। मियामोटो, तुम कहाँ पर हो, मेरे सामने आओ। और याइबा उसे बताता है कि ये वाले बूढ़े अंकल ही मियामोटो हैं। क्या ये मियामोटो है? और अब ये दोनों ही एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को की बाहर निकाल लेते हैं। और अब इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर मिया कोइजिरो के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी इनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को काफी लंबा करता है और मियामोटो को काफी दूर फेंक कर मारता है। मैं पहले से काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तुमसे लड़ नहीं पा रहा हूँ। और ये सारा कुछ देखकर याइबा इस फाइट के अंदर कूद जाता है और अब याइबा और कोइजिरो के बीच में काफी खतरनाक
खतरनाक फाइट चल रही होती है। लेकिन कोइजीरो से लड़ते हुए याइबा इस बात को समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है और मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता, और वो उसके ऊपर अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन तभी कोइजीरो इसकी शॉट को नीचे गिरा देता है और अगले पल वो याइबा के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और याइबा इस अटैक को देख भी नहीं पाता। लेकिन तभी अचानक मियामोटो बीच में आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं, और अब ये दोबारा से याइबा के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे याइबा इस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जो कि कोइजीरो की सोल को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। और ये सारे इस बात को देखकर काफी पैनिक हो जाते हैं, और इस तरफ याइबा एक बंदे के ऊपर आकर गिरता है और उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो कहाँ पर है, और ये सारे के सारे लोग उसको घेर लेते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है यंग मियामोटो की, जिसको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारे इस बात को जानते हैं कि मियामोटो ने अकेले ही 100 लोगों को हराया है, तो वो इससे पंगा नहीं लेते और यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि याइबा के साथ क्यूकम्बर भी यहाँ पर पहुंच चुका है। जब वो मिया को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये दोनों पास्ट में आ चुके हैं, और फिर अगले सीन में ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर याइबा मियामोटो को सारा कुछ बता देता है। लेकिन उसे अभी ये बात समझ नहीं आती कि वो दोनों पास्ट में कैसे आए। क्यूकम्बर उसे बताता है कोइजीरो की स्वॉर्ड में एक ऐसी ताकत है जिससे कि वो टाइम और स्पेस को चेंज कर सकती है, और इसी से ही कोइजीरो को दोबारा जिंदा करने के लिए पोर्टल भी खोला गया था, और उसी पोर्टल से हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। वैसे हम दोनों के बीच में 7 दिनों के बाद एक फाइट होने वाली है, और मैं ये बात जानता हूँ कि कोइजीरो हमें कहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कोइजीरो लड़कियों के बीच में गुलछर्रे उड़ा रहा होता है, और जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, और तभी अचानक से एक वुडन प्लैंक उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन वो दोनों अपनी शॉर्ट से इसे छोटी छोटी स्टिक्स के अंदर बांट देते हैं, जिनके ऊपर उन दोनों का ही नाम लिखा हुआ होता है, और वो इन स्टिक्स को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और अब ये सारा कुछ देखकर क्यूकम्बर को सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाती है कि उस स्पाइडर ने कोइजीरो को दोबारा से जिंदा करने के लिए उस टाइम का पोर्टल खोला होगा जब कोइजीरो मारा गया था। और अब धीरे धीरे याइबा को भी सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, और वो ये डिसाइड करता है कि हम दोनों भी उनकी फाइट देखने के लिए जाएंगे, और जैसे ही वो पोर्टल खुलेगा तो हम दोनों फटाक से बाहर निकल आएंगे। और अब मिया इन दोनों को लेकर अपने घर पर आ जाता है, और वो रात में कोइजीरो से फाइट करने की तैयारियां कर रहा होता है। पर क्यूकम्बर को इस बात पर बिलीव नहीं होता। क्या ये वही इंसान है जो कि बूढ़ा होकर काफी नाटा बन चुका है और अजीब अजीब सी हरकतें करता है? और तभी याइबा के दिमाग की बत्ती जल जाती है, और वो मियामोटो से ये पता करता है कि वो कोइजीरो को कैसे हरा सकता है, और मियामोटो से बताता है कि मैं उसके सारे के सारे अटैक्स को पहले पैरी करने वाला हूँ, और उसे ये कि झटके में हरा दूंगा। शायद तुम अभी ये बात नहीं जानते कि उस इंसान की शॉट काफी खतरनाक है और तुम उस तक पहुंच नहीं पाओगे। अरे बच्चे, जब तक मैं उसके डिफेंस को नहीं तोड़ूंगा तो मेरे जीतने के चांसेस कैसे बनेंगे? और वैसे भी एक शॉट्समैन को उसकी स्किल्स के ऊपर काफी भरोसा होना चाहिए, और जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी इस चीज को समझ जाओगे। तो चलो अंकल, आप एक काम करो कि अपने ड्यूल से पहले मुझे भी थोड़ी सी तलवारबाजी सिखा दो। और मियामोटो भी इस चीज के लिए मान जाता है, और अब याइबा की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो 6 दिनों तक काफी कड़ी मेहनत करता है, और इन 6 दिनों में अपनी ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेता है। लेकिन मियामोटो की वाइफ को उसकी काफी चिंता हो रही होती है, और वो ये कहती है, क्या आप उसे हरा पाओगे? अरे आंटी, क्या आप इस बारे में नहीं जानती कि अंकल ने वहाँ पर जाने का पहले से एक प्लान बनाया हुआ है, और वो कोइजीरो को झांसा देकर उसे हराने वाले हैं। अबे ओए, ये क्या बोल रहा है तू? और क्यूकम्बर याइबा को इस बात के लिए पहले ही वार्न कर देता है कि हमें सारे के सारे कदम फूक फूक कर रखने होंगे, वरना हम दोबारा से फ्यूचर में नहीं जा पाएंगे। तो गाइज, अब बस देखना ये है कि याइबा जो कि 400 साल पीछे जा चुका है, तो क्या वो मियामोटो से उस टेक्निक को सीख पाएगा जिससे कि वो फ्यूचर में आकर कोइजीरो को हरा पाए। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में कोइजीरो और मिया के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, जो कि अब भी बाकी है। और हाँ, रियल टाइम में भी जहाँ पर मिया काफी बूढ़ा हो चुका है, उसके सामने भी एक काफी बड़ी दिक्कत है, और वो है कोइजीरो। और क्या मियामोटो इस एज में उसे हरा पाएंगे? और एक सवाल ये भी है, क्या याइबा इस टेक्निक को सीखने के बाद दोबारा से अपने वर्ल्ड में जा पाएगा, या फिर वो इसी वर्ल्ड में डैप हो जाएगा? तो ये सारा कुछ जानने के लिए आपको इस एनिमे का सेकंड पार्ट देखना होगा, जो कि मैं आप सभी के लिए काफी जल्दी लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप सब हमारे चैनल पर न्यू हो तो फटाक से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जैसे ही इस एनिमे का सेकंड पार्ट आएगा वो आपको नीचे पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी न्यू वीडियो भी काफी जल्दी आने वाली है। तो गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मैं भी आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एनी सोल।